हेलो एंड वेलकम टू विकिपीडिया क्लासेस। दिस इज़ मोहित आनंद और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जो हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पंचायत अकाउंट असिस्टेंट, उसके लिए टॉपिक रहेगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। जिन्होंने अच्छे से ऑलरेडी ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, आई होप कि वो लोग ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएँ। जिन्होंने नहीं भी पढ़ा वो नोट डाउन कर लीजिएगा मेन पॉइंट्स जो इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा ताकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप नोट डाउन कर सकें। छोटा ही वीडियो है, 10-12 मिनट का, सो आपको कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपके कवर हो जाएंगे। सो लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 1। So first question is, directive principles of state policy is mentioned in which part of the Indian Constitution? किस पार्ट में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का मेंशन है? तो जिन्होंने पढ़ा है उनको अच्छे से पता होगा दैट पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और पार्ट 4A डील करता है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ के साथ। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which group of the following articles of the Indian Constitution contains directive principles of state policy? So simply question पूछ क्या रहा है कि कौन से आर्टिकल्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के साथ डील करते हैं। सो रिमेंबर आर्टिकल 36 to 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following article of the constitution is directed to establish uniform civil code? So it is one of the liberal principles जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में दिया गया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। मतलब आप किसी भी धर्म के हैं, मैरिज प्रॉपर्टी सक्सेशन एडॉप्शन और मैरिज प्रॉपर्टी सक्सेशन और एडॉप्शन को लेके और डाइवोर्स को लेके सबके लिए सिंगल यूनिफॉर्म कोड होना चाहिए, यानी यूनिफॉर्म लॉ होना चाहिए। अभी के टाइम में क्रिश्चियन की मैरिजेस अलग लॉ के अकॉर्डिंग चलती हैं, हिंदू मैरिज अलग लॉ के अकॉर्डिंग चलती है और मुस्लिम मैरिज अलग लॉ के अकॉर्डिंग चलती है। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है और उसके लिए एक सेपरेट आर्टिकल है, दैट इज़ आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट सेज दैट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू एस्टैब्लिश अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। बट क्योंकि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये जस्टिसिएबल नहीं है, मतलब इनको इम्प्लीमेंट करना कंपलसरी नहीं है, यानी कि जुडिशरी भी इसको इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकती है, इसीलिए अभी तक यूनिफॉर्म सिविल कोड एस्टैब्लिश कंट्री में नहीं किया गया है। बट वी हैव यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड। मतलब अब अगर आप कोई क्राइम करते हैं तो आप किसी भी धर्म के हैं, कुछ भी हैं, आपको सेम सज़ा मिलेगी, आपके लिए सेम लॉ रहेगा। बट यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब आप बात करें, यानी मैरिज एडॉप्शन प्रॉपर्टी सक्सेशन और डाइवोर्स की बात करें, तो उसके लिए हर एक कम्युनिटी का अपना अपना लॉ है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following Supreme Court decisions stated that the directive principles of state policy cannot override fundamental rights? सो किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो फंडामेंटल राइट के ऊपर नहीं आ सकते, मतलब उसको ओवरराइड नहीं कर सकते। मतलब सिंपल टर्म्स में ये बोलूँ कि किस केस में ये कहा गया था कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सुपीरियर हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से। सो रिमेंबर ये कहा गया था 1952 में इन दी चंपाकम दोराई रंजन केस वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस में ये कहा गया था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द आयरिश यानी आयरलैंड वालों ने कॉपीड द आइडिया ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी फ्रॉम। देखिए, इंडिया ने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, बट आयरलैंड ने ऑलरेडी ये लिया था स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इंडिया कॉपीड फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन एंड आयरलैंड कॉपीड फ्रॉम स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू रिगार्डिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी? सो दो स्टेटमेंट्स दिए, बताना कि इनमें से सही कौन सी है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉट ऑटोमेटिकली एनफोर्स्ड। येस, दे आर नॉट ऑटोमेटिकली एनफोर्स्ड। स्टेट को लॉ बना के उनको एनफोर्स करवाना पड़ता है। कोर्ट कैन अपहोल्ड द वैलिडिटी ऑफ अ लॉ ऑन द ग्राउंड दैट इट वॉज इनेक्टेड टू गिव इफेक्ट टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो अगर गवर्नमेंट कोई लॉ बनाती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो कोर्ट उसको अपहेल्ड कर सकता है, मतलब कोर्ट उसको इम्प्लीमेंट करवा सकता है। ये दोनों स्टेटमेंट्स आपकी जो है वो ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू? सही कौन सा?
इंडिया डिड नॉट पोजेस सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू इम्प्लीमेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एट स्टार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि पार्ट 4 या जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, इनको नॉन जस्टिसिएबल इसलिए बनाया गया था क्योंकि हमारे पास उतना पैसा, उतने रिसोर्सेज नहीं थे कि हम ये सारे प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करवा सकें। सो पहला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर रिकमेंडेड डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स इनटू जस्टिसिएबल एंड नॉन जस्टिसिएबल। मतलब क्या है कि अंबेडकर जी ने कहा था कि राइट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, जस्टिसिएबल और नॉन जस्टिसिएबल। ये स्टेटमेंट गलत है। ये चीज़ कही थी बी एन राव ने। बी एन राव हु वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र, उन्होंने कहा था कि हम क्या करते हैं, राइट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जस्टिसिएबल और नॉन जस्टिसिएबल। जो जस्टिसिएबल है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स बन गए और जो नॉन जस्टिसिएबल थे वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की फॉर्म में आ गए। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर गांधीयन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल। सो गांधीयन प्रिंसिपल्स वो प्रिंसिपल्स है जो गांधी जी की आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड हैं। सो रिमेंबर द ऑप्शंस आर द टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, यस गांधी जी विलेज पंचायत की बात करते थे। टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ऐसा नहीं था, ऐसी कोई भी गांधीयन प्रिंसिपल नहीं है। टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री, ये है क्योंकि कॉटेज इंडस्ट्री की बात भी गांधी जी किया करते थे। सो द करेक्ट आंसर इज़ 1 एंड 3। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है कि कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल नहीं है। पहला क्या है, राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, ये है। प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज, दिस इज नॉट अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। सो योर राइट आंसर वुड बी बी, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल नहीं है। क्लियर। Next question, which of the following articles incorporated with international peace and security? So we have one article which deals with international peace and security in directive principles of state policy। ये बोलता है कि स्टेट की ये ड्यूटी है कि उसको बाहर की कंट्री के साथ अच्छे रिलेशन बनाने और इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करके रखनी है। सो द राइट आंसर इज आर्टिकल 51। देखिए 44 आपको पता है कि 44 डील्स विद यूनिफॉर्म सिविल कोड, और 25 और 29 तो ये क्या है, दीज आर फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स हैं। सो आर्टिकल 51 ही पीछे बचता है, तो यू कैन मार्क दैट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी सीक टू एस्टैब्लिश, दिस इज इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है और बच्चों को कन्फ्यूजन भी रहती है। सो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, द एक्चुअल एम ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज टू एस्टैब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, whereas the ultimate aim of directive principles of state policy is to establish social and economic democracy in the country। so इसका आंसर जो है वो सही रहेगा सी आपका। सो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी फंडामेंटल राइट से आती है और सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से आती है। सो इसके साथ ही ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किए रिगार्डिंग योर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आई होप आपको समझ आया होगा। प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इसका फ़ायदा उठा सकें। सो एक नई वीडियो के साथ मैं जल्दी आपके सामने दोबारा आऊँगा। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।